नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वहीं रूस की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है और रूस ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और रूस के रिश्तों में कोई गर्मजोशी आएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन था। वे 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना बनने जा रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप लगाया है कि वे वायनाड सीट से बाय इलेक्शन जमाते इस्लामी की मदद से लड़ रही हैं। आपको बता दें कि केरल में सीपीएम की सरकार है और केंद्रीय पॉलिटिक्स में सीपीएम कांग्रेस की अलायंस पार्टनर भी है, फिर भी सीपीएम केरल में कांग्रेस के ऊपर लगातार हमलावर रहती है। भारत में साल 2016 में हुई नोटबंदी को आज पूरे 8 साल हो गए हैं। इसको लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा है कि नोट में चिप वाली आपकी बात झूठी साबित हुई है और नोटबंदी से देश को फायदा नहीं, नुकसान ही हुआ था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आर्टिकल 370 को दोबारा से लागू करने के लिए जो मता पास हुआ था, वह अब महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में एजेंडा बनते जा रहे हैं। बीजेपी लगातार महाराष्ट्र के चुनाव में से उछाल रही है और भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने आज 4 रैलियों को आयोजित करते हुए कहा कि किसी की 4 पुश्तें भी आ जाए तो भी वे आर्टिकल 370 दोबारा से कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। भारत के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से आए सिख कर्मचारियों को कृपान न रखने के आदेश को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने रोष प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि कृपान सिखों के लिए अभिन्न हिस्सा है और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसको लेकर बातचीत करने को भी कहा है। पंजाब के बाय इलेक्शंस में अब गैंगस्टरों की भी एंट्री हो गई है। जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि वह जेल से वीडियो कॉल करके डेरा बाबा नानक की सीट पर लोगों को डरा धमका रहे हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी चुनाव जीतने से रिलेटेड है और जब से उन्होंने चुनाव जीता है लगातार दुनिया भर में उन्हीं का ही जिक्र हो रहा है और उन्हीं को लेकर ही लोग देख रहे हैं कि आगे जियोपॉलिटिक्स पूरी दुनिया की कैसी रहेगी। उसी जियोपॉलिटिक्स के फेर में आज एक खबर जो रसिया की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है तास, उसने ब्रेक की। उसने कहा कि अभी तक ट्रंप 70 देशों के राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से बातचीत कर चुके हैं और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका साल 2016 का जो चुनाव था उसमें यह आरोप लगा था कि रूस उसमें दखलंदाजी कर रहा था, लेकिन बाद में रूस ने वो सारे आरोप खारिज कर दिए थे और अभी तक जो दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ताश की इस खबर ने सबको चौंका दिया है। हालांकि रूस के जो सरकार है उसके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक अलग ही बात की है। जो दिमित्री पेस्कोव है उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत गए अमेरिका के, उनको बधाई, लेकिन इससे ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि उनकी वजह से व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका या रूस के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और पुतिन कह रहे हैं कि रूस के साथ अगर संबंध बहाल करने की उनकी मंशा है तो फिर उनको यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रंप को लेकर ये बात पुतिन ने कही है और कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने अमेरिका के इलेक्शन में ये भी कहा था कि वो जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म कर देंगे, युद्ध का समझौता करवा देंगे। तो अब देखना होगा। इसलिए ये जियोपॉलिटिकली ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि रूस यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और ट्रंप ने दावा किया था कि उसको रुकवा देंगे। 2016 में व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आरोप लगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में दखलंदाजी कर रहे हैं और अब पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आना कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर
वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये मैसेज आना कि वो व्लादिमीर पुतिन से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की एक हिसाब से कहें तो आंखें खड़ी कर रहे हैं कि अब देखना होगा कि जियोपॉलिटिकली आगे दोनों देश कैसे मूव करते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर वो भारत से आई। भारत की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आज रिटायर हो गए। आज उनका आखिरी दिन था। वैसे तो 10 नवंबर को उनका आखिरी दिन होना है, लेकिन 10 नवंबर को संडे है और आज आखिरी वर्किंग डे होता है। शुक्रवार बेसिकली वीक का आखिरी वर्किंग डे होता है, तो आज उनकी विदाई दी गई और आज उनका सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन था और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल भी गिनवाया। कहा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जिनको जानते नहीं थे उनको न्याय दिया है, और बाकी उनसे कोई गलती हो तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी कही। इसके अलावा जो अगले अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं उनका नाम है संजीव खन्ना, वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा जस्टिस JB पादरीवाला हो गए, जस्टिस मनोज मिश्रा, वो भी शामिल रहे। और ये कहा जा रहा है कि DY चंद्रचूड़ को लोग प्रोग्रेसिव मानते थे, लेकिन उन्होंने जो फैसले दिए उनको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, चाहे राम मंदिर का फैसला हो या और भी कई ऐसे फैसले हो जिनको लेकर DY चंद्रचूड़ को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया जाता है। अब जस्टिस संजीव खन्ना जो आने वाले हैं, इनको लेकर भी ये कहा जाता है कि इनका थोड़ा सा झुकाव नरेंद्र मोदी या राइट विंग की तरफ है। हालांकि उनकी जजमेंट्स कई अच्छी शानदार रही हैं, लेकिन कई डिबेटेबल भी रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड वाली लोग बड़ा गिनवाते हैं। इसके अलावा अब देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे एक्ट करता है। जैसे जिस हिसाब से DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल रहा है उसको लेकर काफ़ी आलोचनाओं का सामना उनको करना पड़ा। यहाँ तक कि जो भारत की इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन है कैरावैन, उन्होंने तो 60 पेज का DY चंद्रचूड़ के ऊपर एक प्रोफाइल भी लिखा है जो काफ़ी जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और DY चंद्रचूड़ को ठीक ठाक लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। अब देखना होगा कि आगे उनका स्टेप क्या रहता है। जैसे पिछले वाले जो गोगोई थे, रंजन गोगोई, वो तो बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनको राज्यसभा नॉमिनेट कर दिया गया था। आजकल वो राज्यसभा में हैं, तो कहीं जो DY चंद्रचूड़ है उनको तो दोबारा बीजेपी एक हिसाब से राज्यसभा नहीं भेजने वाली। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोगों की नज़र बनी हुई हैं। अगली खबर की बात करते हैं, और अगली खबर केरला से आई। केरला में CPM की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और वहाँ पर वायनाड सीट के ऊपर बाय इलेक्शन हो रहा है। बेसिकली ये वो सीट है जहाँ से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक तो केरल की वायनाड सीट से और एक उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से। तो वो रायबरेली सीट से, रायबरेली सीट से भी वो चुनाव जीत गए थे, वायनाड सीट से भी चुनाव जीत गए थे। तो टेक्निकली उनको एक सीट खाली करनी पड़नी थी, क्योंकि वो एक ही सीट से सांसद रह सकते हैं। तो उन्होंने रायबरेली को चूज किया कि वो वहाँ से सांसद रहेंगे, और वायनाड की सीट को छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया। और उसके बाद वायनाड के लोगों ने कहा कि अब मुश्किल वक्त में तो गांधी फैमिली के साथ हम साथ खड़े रहे, अब जब वो रायबरेली से जीत गए तो हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो उसी की एवज में प्रियंका गांधी ने वहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि केरल के जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनको वायनाड के बाय इलेक्शंस में एक अलग ही रंग चढ़ा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जमाते इस्लामी का साथ ले रही हैं इस चुनाव को लड़ने में, और जमात इस्लामी की मदद ले रही हैं। उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर भी ठीक ठाक हमला बोला। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि CPM को जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है और उनकी जो पॉलिटिकल फ्रंट रहते हैं, उनसे उनको इतनी दिक्कत क्यों होती है। वो हम सबको पता है कि सिखों के मामले में कैसे रिएक्ट करते हैं, पंथक पॉलिटिक्स को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं। सेम हम मुस्लिम्स के मामले में देखते हैं कि कैसे CPM रिएक्ट करती है, और वैसे ही उन्होंने केरला में रिएक्ट किया है प्रियंका गांधी को लेके। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, CPM तो इंडिया अलायंस की पार्टनर भी है। नेशनल पॉलिटिक्स में CPM और कांग्रेस दोनों एक ही धड़े के बंदे हैं, और दल हैं, और दोनों कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पार्ट है। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पिनाराई विजयन ये क्यों फैसला इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस केरला में CPM का अल्टरनेट भी बन सकती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये कैंपेन चलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी के खिलाफ ये कैंपेन चलाने की बात कही है। अब केरला के भी इलेक्शंस होने, उसमें देखा ये माना जा रहा है कि जो CPM है, CPM की जो मेन कॉम्पिटिटर फोर्स बन के उभरेगी वो कांग्रेस बनकर उभरेगी। बीजेपी वहां पर राइज नहीं कर पाई है। हालांकि वायनाड इलेक्शन में लोग कह रहे हैं कि बड़े आराम से 4-5 लाख के मार्जिन से प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाएगी।
अभी तो चुनाव 13 नवंबर को होने वाला है और रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा, तो उसके बाद ही पता चलेगा। खैर जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उसने जो इलेक्टोरल लेफ्ट है, खासकर जो चुनाव लड़ने वाला लेफ्ट है, सीपीएम अगर हम पर्टिकुलर बात करें, तो उसके माइनॉरिटीज़ को लेकर जो जैसे वो सोचते हैं उसकी एक हिसाब से थिंकिंग को एक्सपोज किया। जमाते इस्लामी का आरोप लगाना प्रियंका गांधी के ऊपर, मुझे लगता है कि अपने आप में हास्यास्पद है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो नोटबंदी के बारे में है। आज की रात ठीक 8 नवंबर, ठीक 8 साल पहले, और रात के 8 बजे, साल 2016 था, 8 नवंबर की रात थी, 8 बजे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से टीवी पर प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि भारत में सभी 500 और 1000 के नोट को उन्होंने बंद कर दिया था और नए नोट उन्होंने जारी किए थे। लोग अपने पुराने नोटों को बदलवाने के लिए लाइनों में लगे थे। काफ़ी इसको लेकर विवाद हुआ, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई इस नोटबंदी के दौरान, बहुत सारे कारोबार भी उजड़े और बहुत एक उथल पुथल का दौर था। लेकिन लोगों ने ये समझा कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि ये काले धन को ख़त्म करने का एक टूल है। लेकिन क्या काला धन भारत से ख़त्म हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आरबीआई ने खुद कहा कि 99.7% जो नोट थे मार्केट में जो प्रचलित थे वो तो वापस आ गए, तो फिर काला धन कैसे ख़त्म हुआ? तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल हुए। आज राहुल गांधी ने भी उनके ऊपर हमला बोला है, कहा है कि जिस हिसाब से वो दावे कर रहे थे कि जो नए नोट आएंगे उनमें चिप होगी, वो वैसा तो कुछ था नहीं। और अब 8 साल हो गए, 8 साल के बाद अगर आप नोटबंदी का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि छोटे कारोबार, छोटे दुकानदार इस नोटबंदी ने उजाड़े थे और बहुत सारे लोगों की जान भी ली थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो आर्टिकल 370 को लेकर जो मता पास किया गया है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, अब वो नेशन वाइड इशू बनता जा रहा है। बीजेपी उसके ऊपर नेशनलिज्म का जो पूरा उनके गेंद है, पूरी फुटबॉल है, वो प्ले करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में रैलियां आयोजित करके आए हैं, वहां पर संबोधित करके आए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र में मौजूद थे। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसी की 4 पुश्तें भी आ जाएं, वो भी आर्टिकल 370 को दोबारा कश्मीर में लागू नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं शरद पवार, एनसीपी पार्टी के लीडर हैं, उनके ऊपर भी हमला बोला और उनको भी चुनौती दी और कहा कि इसके अलावा कांग्रेस के ऊपर अमित शाह ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि 75 सालों तक अयोध्या के राम मंदिर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने ताला लटकाए रखा और वो तो हमने कहीं ना कहीं ये मंदिर बनवाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, सोमनाथ के मंदिर को लेकर, ये सब आरोप अमित शाह ने लगाए। तो एक हिसाब से पूरा कम्युनल एंगल, पूरा नेशनलिज्म का फ्लेवर वो देने की कोशिश करे महाराष्ट्र के चुनाव में। हालांकि भारत का जो चुनाव आयोग है वो तो सो रहा है पहले की तरह, वो ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करता। खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब इस किस्म की बात बोल रहे हैं तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो हिमाचल प्रदेश से आई और हिमाचल प्रदेश से एक हंसी की खबर है, मतलब आप भी सुनकर हंसेंगे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, उनका समोसा गायब हो गया 5 स्टार में। उन्होंने कोई समोसा ऑर्डर किया था, वो किसी और टेबल पे चला गया। उसको लेकर 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीआईडी की जांच बैठा दी गई है और 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके उनसे कारण बताओ नोटिस, यानी कि उनसे पूछा गया है कि समोसा कहाँ गया। तो काफ़ी इसको लेकर हंसी आई मेरे को। जब ये खबर सुनी तो मेरे को बहुत हंसी आई। मेरे को लगा कि आप तक भी शेयर करूं कि सीएम कहीं पे समोसा खाने गए थे और उनका समोसा गायब हो गया। उसको लेकर पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही है। पता नहीं जो वेटर ने किसी और टेबल पे सर्व कर दिया, कोई सिक्योरिटी जो पुलिस सिक्योरिटी वाले थे वही समोसा खा गए होंगे, साहब तो छिक गए होंगे, तो अब पता नहीं चल रहा। लेकिन 5 लोगों के ऊपर, 5 पुलिसकर्मियों के ऊपर अब जांच बैठ गई है, सीआईडी की जांच हो रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जो है वो भारत का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है। और मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि सिख कर्मचारियों के ऊपर कृपान कैरी न करने का आदेश दिया था कि सिख कर्मचारी एयरपोर्ट्स पे कृपान कैरी नहीं करेंगे। इसको लेकर आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जो कृपान है वो सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा है। इसको लेकर वो केंद्र सरकार से मिलेंगे और कहेंगे कि ये जो आदेश है ये गलत है और उन्होंने इसके खिलाफ रोष भी जताया।
और उस इसके अलावा उन्होंने सारा पूरा एक जो ब्यौरेवार है कि 2022 में भी पहले हो चुका है, 2021 में भी ये बात आई थी और अब वो दोबारा से मिलने के लिए कह रहे हैं और इस आदेश को वापस करने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मिलेंगे और सरकार को इस मामले में समझाएंगे और ये आदेश वापस करवाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर पंजाब के बाई इलेक्शन से है और पंजाब के बाई इलेक्शंस में अब गैंगस्टर्स की एंट्री हो चुकी है। जी, आपने सही सुना, गैंगस्टर्स की एंट्री पंजाब के बाई इलेक्शंस में हो गई है। पंजाब के कांग्रेस के गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की कुरुक्षेत्र की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया डेरा बाबा नानक सीट पर लोगों को वीडियो कॉल करके धमकियां दे रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत भी दी है और उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव चल रहे थे, पंचायत इलेक्शन में भी जग्गू भगवानपुरिया लोगों को ऐसे ही धमका रहा था। आपको बता दें कि जो भगवानपुर गांव है वो गुरदासपुर में आता है और ये उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की शय के ऊपर जग्गू भगवानपुरिया ऐसा कर रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने कहा कि ये काम तो अकाली दल और कांग्रेस करती थी, ये हमारा काम नहीं है। तो एक हिसाब से ये बात है और उन्होंने कहा कि 12 दिन बचे हुए इलेक्शन में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने और कैसे जेल से वीडियोस बन के आ रही हैं, वीडियो कॉल लगाए जा रहे हैं लोगों को डराने के लिए, ये बंद हो, ये शिकायत सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दी है। इसके अलावा गैंगस्टर की एंट्री नहीं हुई है पंजाब में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है। अब वो 2 दिन पंजाब में ही हैं, तकरीबन 4 सभाएं वो संबोधित करेंगे, बाकी जो रोड शो हैं लोगों और अपनी पार्टी की मीटिंग वगैरह है वो तो करेंगे ही। और आज उन्होंने लुधियाना में भगवंत सिंह मान के साथ पंजाब के 10,000 सरपंचों को शपथ दिलवाई। इसमें 19 जिलों के सरपंच शामिल थे, 4 जिलों के सरपंच शामिल नहीं हुए, उनके लिए कोई चुनाव के बाद अलग से डेट रखी जाएगी। आज जब वो शपथ दिलवाने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, तो कंप्यूटर टीचर भी अपनी मांगों को लेकर भगवंत मान का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको जो कोहाड़ा गांव है लुधियाना में उसके पास रोक लिया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने आज गिनवाया कि हमारी पार्टी को 12 साल हो गए हैं, 2012 में हमारी पार्टी बनी थी और हमने कई चुनाव लड़े। हमने ये भी पाया कि एमएलए बनना आसान है और सरपंच बनना मुश्किल, लेकिन आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी है तो आप उसे ज़रूर पूरा करना और मिलकर अपन काम करेंगे, ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि भाई पंजाब में 3037 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं, उसके लिए उनको बधाई भी दी। और एक हिसाब से असली पता तो सर खैर बाई इलेक्शंस में लगेगा कि क्या परफॉर्मेंस आप लोगों की रहेगी। और 2 दिन अरविंद केजरीवाल हैं तो देखते हैं कि क्या असर उनका पड़ता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर चंडीगढ़ में एनआरआई से वसूली के मामले में एक कांस्टेबल की अरेस्ट हुई थी, आज उसको जमानत मिल गई है। मामला क्या था? मामला एक एनआरआई थे चीमा, वो आए और वो अमेरिका में रहते थे और वो जैसे ही यहाँ पर आए तो उनकी मेड हरिंदर कौर जो उनके घर की टेक केयर करती थी, उसने उनकी गाड़ी में ट्रैप लगाकर ड्रग रख दी थी अपने दोस्त के साथ। और उसके बाद ये कांस्टेबल आता है जिसका नाम बलविंदर सिंह था और बलविंदर सिंह ने रिश्वत डिमांड की, 7 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन बात 3 लाख में बनी। 40,000 मौके पे चिम्मा से ले गए, एनआरआई से ले गए, लेकिन जो एनआरआई थे उसको शक हो गया क्योंकि जो उनकी मेड थी हरिंदर कौर वो लगातार कह रही थी कि बलविंदर उनके ऊपर दबाव डाल रहा है पैसे देने के लिए। तो उनको शक हुआ, उन्होंने पुलिस में शिकायत की और शिकायत की तो जब पूरा मामले की पोल खुल गई और फिर हरिंदर कौर की भी गिरफ्तारी हुई, बलविंदर सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। अब दोनों की जमानत हो चुकी है वैसे, लेकिन आप देखिए कि जो एनआरआई आते हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ तो पुलिस ही आपके खिलाफ ट्रैप लगा रही है, तो ये क्लासिक केस था और इसमें मेरे को लगता है कि बलविंदर सिंह के ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आप कैसे दूसरे देश के नागरिकों को आप ड्रग रख के उनको टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। अगली खबर की बात करें तो आखिरी खबर है हरियाणा की विधानसभा से आई। आज हरियाणा के विधानसभा में एक रसेल वाइपर जो कि काफ़ी कहते हैं कि खतरनाक सांप होता है वो निकला है और 5 दिन बाद सेशन होना है विधानसभा का, 13 नवंबर को होना है। और लोग कई तरीके के चुटकुले भी कह रहे हैं कि भाई ये रसल वाइपर इतना जहरीला नहीं है, इससे जहरीले सांप तो 13 तारीख को आएंगे। खैर ये तो मजाक की बात है, नेताओं की के ऊपर चुटकुले कहते रहने चाहिए। तो असली सांप तो 13 नवंबर को आएंगे। तो छोटा सांप जो पकड़ा गया 13 नवंबर को हरियाणा में
आपको विधानसभा सेशन देखने को मिलेगा, वहां से भी मैं आपको खबरें देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। पंजाबी रेडियो यूएसए सुनने और देखने के लिए शुक्रिया। कल दोबारा मुलाकात होगी। आप